अपने इस नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो हम लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्येता की विशेषताएं। अध्येता की विशेषताएं डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा अध्येता कौन है, या इसे कई बार अधिगमकर्ता भी कहा जाता है। अधिगमकर्ता वह व्यक्ति है जिसमें हम सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं कि अध्येता वह व्यक्ति है जिसे हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ टीचर जो आपका रोल होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि आप अध्येता में किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, यानी आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जो हम इसमें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अध्येता की विशेषताएं जाननी होंगी। हमें सबसे पहले जानना होगा कि अध्येता का लेवल क्या है, जो उसका जो नॉलेज है वो किस स्तर का है, कहां से हमें शुरुआत करनी है, किस तरीके से हम उसमें एक सकारात्मक चेंज ला सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को जानने के लिए एज अ टीचर यू हैव टू नो सर्टेन थिंग्स। आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज है वंशानुक्रम एवं वातावरण। कुछ चीजें या फिर हम बात कर सकते हैं जो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अगर हम बातें करते हैं, तो सबसे पहले वंशानुक्रम की कुछ चीजें जो आपको आनुवांशिक तौर पे मिलती हैं। ओके कि बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो जीन्स के थ्रू किसी बच्चे में आते हैं, कि अगर कई बार हम ऐसा कहते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चा होगा। तो यानी कुछ चीजें बच्चा अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, अपने फैमिली मेंबर से लेता है। उसका रीजन यही है, हम उसका आनुवांशिक कारण है, उसका साइंटिफिक रीजन है कि कुछ जीन्स होते हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिलते हैं। तो वंशानुक्रम आपको पहले जानना होगा कि जिस व्यक्ति को आप नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो उसका वंशानुक्रम क्या है, ठीक है ना। उसने एक आनुवांशिक तौर पर उसने किससे, कि सपोज कि फादर मदर दे आर स्कॉलर्स, ओके, दे आर वेल एजुकेटेड और उनके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे, तो हमारा एक नॉर्मल से एक अंदाज रहेगा कि जो फैमिली है जो पूरी आनुवंशिक रूप से पढ़ाई में काफी अच्छी है, तो बच्चा भी उस तरह का होना चाहिए। हो सकता है कि वंशानुक्रम से थोड़ा अलग हो, हटके हो कुछ, क्योंकि उसमें जन्मजात कुछ प्रकृति के गुण उसमें भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक जनरल आइडिया है अध्येता की विशेषताएं जानने के लिए। पहली चीज हम देखते हैं वंशानुक्रम, कि उसका आनुवंशिक रूप से उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात करते हैं इसी में वातावरण की। वातावरण का मतलब हो गया आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट, आपके चारों ओर का एरिया, चारों ओर का लोग। वातावरण को दो तरीके से ले सकते हैं। अगर पहली हम बात कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, तो आइंस्टीन की जो डेफिनेशन दी गई थी, एवरीथिंग एक्सेप्ट मी इज एनवायरनमेंट, कि मेरे अलावा जो सारी चीजें हैं वो सारा एनवायरनमेंट है। दूसरा जो एनवायरनमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हमारे आसपास का माहौल। माहौल का मतलब है कि कई बार हम कहते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, किसी ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अरे इस ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। तो इस एनवायरनमेंट की बात है कि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, तो यही बात अध्येता पे या अधिगमकर्ता या उस पालक पर पे या उस स्टूडेंट पे भी लागू होती है जो स्टूडेंट बनकर हमारे सामने है, जिससे हम पढ़ाने वाले हैं, जिससे कुछ सिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमने कॉलेज में अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तो यहाँ पे वातावरण है कि उस बच्चे का वंशानुक्रम क्या है, आनुवंशिक रूप से वो कितना पॉजिटिवली वो तैयार है, और दूसरी चीज जो कही गई है वातावरण, वो किस वातावरण से आया है। ओके, तो अगर ऐसा देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड में कि जहाँ पे सभी लोग आपराधिक प्रकृति के हैं या अपराध किए जाते रहे हैं, तो वहां से आने वाले बच्चे का बैकग्राउंड या जो फैमिली बैकग्राउंड या मेंटल स्टेटस है वो उस बच्चे से बिल्कुल अलग होगा जिसके परिवार में सब जने बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, सब जने ज्ञाता रहे, पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट रहे और सब स्कॉलर्स हैं या सभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये फर्क हमेशा देखने को मिलेगा। तो बच्चे का स्तर जानने के लिए, अध्येता की विशेषताएं जानने के लिए पहली चीज है उसका फैमिली का बैकग्राउंड, आनुवंशिकता है एवं उसका वातावरण, जिस वातावरण से वो आ रहा है। दूसरा है मूल प्रवृत्तियां। अब हम वंश की बात अलग रख देते हैं, हम आनुवंशिकी की बात अलग रख देते हैं, हम वातावरण की अलग बात रख देते हैं। उसके बावजूद भी कुछ मूल प्रवृत्तियां या कुछ मूल गुण उस अध्येता में आपको नजर आएंगे जो आपको आनुवंशिक रूप से नहीं मिले। यानी कुछ प्रकृति जो होती है ना वो जन्मजात आप में होती है। आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर गुण इस बच्चे में है जो कि आपकी फैमिली में किसी में नहीं है। आपकी फैमिली में सारे जन एजुकेटेड है लेकिन बच्चा संगीतज्ञ बनना चाहता है, ठीक है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो उसका रीजन क्या रहेगा? क्योंकि ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो उसने कहीं से ली नहीं है, किसी जीन्स के थ्रू उसमें नहीं आया है, उसकी मूल प्रवृत्ति। तो इसी प्रकार जो स्टूडेंट है उसका वंशानुक्रम उसे प्रभावित करता है, उसका
वातावरण उसे प्रभावित करता है, उसके साथ ही उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जन्मजात विशेषताएं होती हैं जो उसमें आपको देखने को मिलती हैं। अगली हम बात करते हैं संवेग एवं स्थायी भाव। संवेग का जो तात्पर्य है कि जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस लिखा हुआ है कि संवेग का मतलब होता है इमोशंस, ओके, जिसे यहाँ पे हम उत्तेजना के रूप में लेते हैं। उत्तेजना में बहुत सारी चीजें शामिल है। संवेग का मतलब है ऐसा कोई भी भाव कि संवेग जो आपकी उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, वो आपका उद्दापन हो सकता है, आपकी तीव्रता हो सकती है, आपकी व्यापकता हो सकती है, आपकी मानसिक या कोई शारीरिक व्यवस्था हो सकती है, ओके। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है कि संवेग में कि आपके इमोशंस क्या हैं। आपके इमोशंस शरीर से जुड़े हुए, मन से जुड़े, व्यापकता से, तीव्रता से जुड़े हुए, उत्तेजना के रूप में किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि संवेग उस इमोशन, हम उसके, उस बच्चे के, उस अध्येता के, उस अधिगमकर्ता के संवेगों की बात करें, इमोशंस की बात कर रहे हैं जो आपका स्टूडेंट्स के रूप में आपके सामने है। जब कोई संवेग किसी व्यक्ति में लंबे समय तक रहता है, वो एक स्थायी भाव बन जाता है। तो स्थायी भाव ऐसा एक स्थायी इमोशन है जो जनरली हमें फैमिलीज में देखने को मिलता है। कि फॉर एग्जाम्पल कि एक मदर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो जो ममता का या वात्सल्य का जो भाव है, ये एक स्थायी संवेग है, एक स्थायी इमोशन है जो लगभग आपको हर माँ में देखने को मिलेगा। अपवाद हर जगह हैं, ये याद रखिएगा, अपवाद हर जगह हैं, लेकिन वात्सल्य का, ममता का, प्रेम का जो भाव माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो भाव आपको लगातार देखने को मिलेगा। फादर और मदर को बच्चों से जो लगा होता है वो हमेशा देखने को मिलेगा। छोटों में बड़ों के प्रति जो आदर की भावना होती है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अपवाद हर जगह हैं, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से उस बच्चे का जो संवेग है, जो इमोशंस हैं, किसी से अटैचमेंट है, कोई भी रीजन हो सकता है, और वो ऐसा संवेग जो स्थायी भाव के रूप में उसमें आ चुका है। तो ये चीजें भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब बात करते हैं खेल और खेल पर आधारित प्रणाली। अब अध्येता की विशेषताएं जानने के लिए खेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। अब सबसे पहले कि खेल क्या है। खेल ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रयास है या जिसे जो व्यक्ति करता है वो उसे करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको स्कूल जाना है, आपकी इच्छा नहीं है, आपको जाना होगा, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम देना है, आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आपको देना होगा क्योंकि देयर इज अ प्रेशर बिहाइंड यू, आपके पीछे एक प्रेशर है। लेकिन जब खेल की बात होती है तो खेल खेलने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, ओके। कि जनरली, क्योंकि खेल कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो गुड़िया से खेलते हैं, ओके। ये खेल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति है बहुत ही प्रसन्नता से उस कार्य को करता है। तो यहाँ पर खेल और खेल पर आधारित प्रणाली कि बच्चा किसी खेल में कितनी रुचि लेता है, कितनी सततता से, कितने लगातार, कितने समय के अनुसार, कितने समय तक वो खेलता है, कितनी खुशी से, अपनी रुचि से उसका एक भाग बना हुआ है, वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं बाल अभिवृद्धि एवं विकास। अब हम यह बात करते हैं कि बालकों के अगर विकास की, कि बालक वो है, बालकों का विकास, जो बालकों का विकास है वो कई स्तरों में होता है। शैशवावस्था, उसके बाद होता है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी हम पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पश्चात बाल्यावस्था में बांट सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर हम आ जाते हैं वयस्कावस्था, फिर पश्च वयस्कावस्था, उसके बाद हम प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इस तरह से एक मनुष्य का जीवन है उसे हम कई स्तरों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अभिवृद्धि से हमें तात्पर्य कि जो हमारा स्टूडेंट बैठा है वो किस लेवल का है, ओके। कि अगर मेरे सामने अगर ग्रेजुएशन में एक 18 से 20-22 साल का बच्चा बैठा है तो उसे पढ़ाने का तरीका अलग होगा। लेकिन कई लोग जो अपने उस किशोरावस्था में या पश्चात किशोरावस्था में या वयस्कावस्था में अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए और अब उन्होंने एडमिशन लिया है, अब वो आपके स्टूडेंट हैं, तो वो किस प्रकार से किस तरीके से आप उन्हें पढ़ाएंगे या आपका उनके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा, ओके, क्या तरीका रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है आपको अध्येता की विशेषताएं जानने के लिए कि वो किस स्तर का व्यक्ति है, उसको पढ़ाने के लिए आपको किस लेवल तक आपको पढ़ाना होगा, कहाँ से शुरुआत करनी होगी अपने अध्यापन कार्य की। तो उस अध्येता को या अधिगमकर्ता को जानने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि बाल अभिवृद्धि और विकास में
उसमें देखा जाएगा। अब है कि प्रेरणा, कि जो छात्र आपके सामने बैठे हैं उनका अपना मोटिव है, ओके, गोल है, या हम कह सकते हैं उन्हें जरूरत है, नौकरी करने की जरूरत है, उनके लिए जरूरी है कि वो ग्रेजुएशन करें, वो जरूरी है कि वो पर्टिकुलर जो कोर्स है उसे कंप्लीट करें। तो प्रेरणा से रिलेटेड जो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट, छोटा सा एक सर्कल, एक चार्ट बनाया है जी, ठीक है, दूसरा है एन, तीसरा है डी एंड एम। तो यहाँ पे जी प्रदर्शित करता है गोल को, ये हो गई है आपकी नीड, ओके, आपके जीवन में कोई गोल है, आपको उसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता आपको उस कार्य को करने के लिए ड्राइव करती है, धकेलती है, और यहाँ पे आपके पास मोटिव है। तो अगर इन चारों चीजों की आपके जीवन में या उस अध्येता के जीवन में, उस अधिगमकर्ता, उस स्टूडेंट के जीवन में उपस्थिति है, तो वो हर हाल में आपके द्वारा बताई गई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहेगा। लेकिन दूसरी बात है कि अगर ये इन चीजों की जरूरत नहीं है और उसे जबरदस्ती आपको क्लास में बिठाया जा रहा है, तो जो अध्येता है या अधिगमकर्ता है उसका जो रिएक्शन होगा आपके पढ़ाने के प्रति बहुत ही नकारात्मक होगा। तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आदत एवं थकान की। आदत एक सतत क्रिया है, ठीक है, जो लंबे समय तक किए जाने वाला कोई कार्य है, आपके जीवन में शामिल हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल देर से उठना एक आदत बन गई या जल्दी उठना एक आदत है। तो ये चीजें भी स्टूडेंट को या जो आपका अध्येता है उसे प्रभावित करेगी। और थकान की बात की जाती है कि जहां पर आपका रुचि नहीं होती है, सतत प्रयास नहीं होता है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, आपकी शारीरिक या मानसिक वृद्धि पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। तो इस प्रकार से जब आप कक्षा में प्रविष्ट होते हैं एज अ टीचर, ओके, किसी सब्जेक्ट को बताने के लिए, समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उस पर कोई क्रिया करने के लिए, तो उन सभी मामलों में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट किस लेवल का है। मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो अगर मैं आई एम अ लॉ टीचर बेसिकली, तो इफ आई एम गोइंग टू टीच अ स्टूडेंट हु इज द पार्ट ऑफ LLB कोर्स, LLB यानी 3 साल का जो त्रिवर्षीय LLB का पाठ्यक्रम है, अगर उसका भाग है तो पढ़ाने का तरीका अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन के लेवल के बाद आए हैं। अगर मैं वही लॉ का विषय पढ़ाती हूँ उन बच्चों को जो कि BA LLB या BCom LLB में 12th के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो पढ़ाने का तरीका अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अधिगमकर्ता या स्टूडेंट्स हैं वो 12th पास करके आए, वो जस्ट स्कूल लेवल के बाद आए। दूसरी तरफ जो LLB 3 ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आए, तो उनका जो मेच्योरिटी लेवल होगा दोनों का बिल्कुल कंप्लीटली अलग होगा। तो इसलिए जब आप किसी क्लास में प्रविष्ट होते हैं, दूसरी बात क्या कई बार होता है जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और कुछ कोर्सेज के लिए जैसे क्लैट के थ्रू आपको एडमिशन कुछ कॉलेजेस में मिलता है, तो क्लैट के बाद आने वाले बच्चों का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा होगा, हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा आपको बेस से शुरू नहीं करना पड़ेगा। क्यों? बेस क्लियर है उनके माइंड में, ओके, बेयर प्रोविजन उनके माइंड में क्लियर है कि नाउ वी हैव टू डिस्कस, ओके, वी हैव टू क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग लॉ। तो ये एक तरीका है पढ़ाने का, अलग अलग तरीके से, कि हम अपने अध्येता को, हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जान सकें। ये